हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या कह सकते हैं सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स वो स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने अब तक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी, रेस्ट, मोशन। और मोशन में पढ़ लिया था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। आज वाला टॉपिक हम कह सकते हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन तो नहीं भी कहेंगे, बाकी अलग अलग पैटर्न हैं। तो एक बार देख लीजिए, टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। और बेटा ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन में हम तीन टाइप का मोशन पढ़ेंगे, दैट इज टाइप ऑफ मोशन। एंड टाइप्स ऑफ मोशन में हम तीन टाइप का मोशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन है दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी। क्लियर। सेकंड टाइप का मोशन आएगा बेटा सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। एंड बेटा थर्ड टाइप आएगा दैट इज ऑक्सिलेटरी, दैट इज ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर। तीन हो गए, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रोटेटरी, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी। अब हमने इन तीनों टाइप्स के मोशन को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे आते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है? रेक्टिलिनियर, या इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी कह रहे हैं। अब एक बात समझिए बेटा बहुत ध्यान से, एक होती है पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी क्या होती है बेटा? पॉइंट मास बॉडी होती है या तो एक सिंपल पार्टिकल कह दीजिए, या फिर कोई ऐसी बॉडी जिसका डायमेंशंस उसके मास के कंपैरिजन में बहुत कम हो। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि मास ज़्यादा हो और डायमेंशंस कम हो। या फिर किसी बॉडी को पॉइंट मास बॉडी कंसीडर किया जाता है जब वो अपने साइज़ या डायमेंशंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दे। क्लियर। तो या तो आप एक सिंपल पार्टिकल कह लो, कोई भी सिंपलेस्ट जो स्मॉल पार्टिकल है वो कह दीजिए, या फिर उसको क्या कह दीजिए, कोई पॉइंट मास बॉडी कह दीजिए। तो मान लीजिए सिंपल ये क्या है, एक पार्टिकल है या पॉइंट मास बॉडी है, और अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा तो इस मोशन को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। क्लियर। इफ ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी, तो देखिए क्या बताएंगे, if a particle or a point mass body or a point mass body is moving along a straight line, is moving along a straight line, then it is known as rectilinear motion. Then it is known as rectilinear motion. क्लियर बेटा। एंड दूसरा आता है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और अगर वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तो उसके मोशन को कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन।
और इस टाइम पे क्या होगा बेटा, बॉडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो भी किस पे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेंगे। तो देखें क्या बताएंगे, इफ ए बॉडी which is not point mass body, if a body which is not a point mass body is moving along a straight line, is moving along a straight line, then it is known as translatory motion. Then it is known as translatory motion. क्लियर बेटा? और ध्यान रखेंगे, इन दिस मोशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या बताएंगे, ड्यूरिंग दिस मोशन, all the constituting particles मतलब बेटा जिनसे मिलके बॉडी बनी हुई है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग, या ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर। मूव, देखो सारे पैरेलल मूव कर रहे हैं और स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? तो ध्यान रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन तो सिंपल है, अगर एक पॉइंट मास बॉडी, भाई या तो पार्टिकल हो या फिर कोई पॉइंट मास बॉडी हो, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तब तो कौन सा मोशन रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तो उस मोशन को क्या कहा जाएगा, आपका ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। तो देखिए समझिए, नेक्स्ट आता है सर्कुलर ओब्लिक रोटेटरी मोशन बोल सकते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन। अब समझिए सर्कुलर या रोटेटरी मोशन में क्या बताएंगे। यहाँ पे भी बेटा सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मास बॉडी है और अगर पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो उसे तो कहा जाता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तब उसे तो क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और अगर मान लीजिए बेटा कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और अगर मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसे कहा जाता है रोटेटरी मोशन। और इस टाइम पे क्या होगा, बॉडी के सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेंगे। तो देखना क्या बताएंगे, इफ ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी, देखना तो क्या बताएंगे, इफ ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी, और ए point mass body is moving on a circular path, is
if a particle or a point mass body moving on a circle then its motion is known as circular motion. Then its motion is known as सर्कुलर मोशन. क्लियर? तो उस मोशन को हम क्या कह देंगे? सर्कुलर मोशन कह देंगे. क्लियर? और सेम इसमें बताएंगे इफ ए बॉडी विच इज नॉट पॉइंट मास बॉडी. तो देखना क्या बताएंगे. इफ ए बॉडी which is not point mass body, which is not point mass body, which is not point mass body is moving on a circle then its motion is known as rotatory motion. और ध्यान रखेंगे रोटेटरी मोशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे बॉडी के, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे. कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे. और उन सब का सेंटर क्या होगा? सेम होगा. तो क्या बता देंगे? ड्यूरिंग दिस मोशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्यूरिंग दिस मोशन all the constituent particles move in circular path of same center, या कह सकते हैं that is on concentric circular path. concentric सर्कुलर पाथ्स. क्लियर हो गया? तो क्या है, अगर पॉइंट मास बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तब तो सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो उसे कहा जाता है रोटेटरी मोशन. और इस टाइम पे बॉडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो सारे भी किस पे मूव करेंगे? सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा. नेक्स्ट है ऑक्सीलेटरी ऑब्लिक वाइब्रेटरी मोशन. एक तो है ऑक्सीलेटरी, that is oscillatory oblique vibratory motion. यहां थोड़ा सा डिफरेंस है. यहां पॉइंट मास बॉडी और बॉडी का कोई चक्कर नहीं है. एक बार समझेंगे क्या है. मान लीजिए आप पार्क में जाते हैं, पार्क में झूला है या कोई भी मान लीजिए पेंडुलम है, जैसे क्लॉक पेंडुलम होता है. अब क्लॉक पेंडुलम में क्या होता है बेटा? जहाँ पे पेंडुलम रुका होता है वो होती है मीन पोजीशन. फिर वो क्या जाएगा? एक बार मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा. इस तरह से चलता रहेगा कंटिन्यूटी. इस टाइप के मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन, या एक वर्ड यूज किया जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन.
बैक एंड फोर्थ मोशन। क्लियर है? या तो इस टाइप के मोशन को कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन, या इस टाइप के मोशन को कहेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन। जैसे पार्क में झूला होता है, पार्क में झूले का मोशन भी कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन कह दीजिए, या उसको क्या कह दीजिए, बैक एंड फोर्थ मोशन कह दीजिए। या फिर जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है उसका मोशन समझ लीजिए। अब एक बात क्लियर करते हैं बेटा, जो सेंटर वाली पोजीशन होती है उसको कहा जाता है मीन पोजीशन। उसको क्या बताया जाता है, मीन पोजीशन बताया जाता है। जहां पार्क में झूला रुका हुआ होता है बिल्कुल बीच में, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन कहा जाता है। और जैसे ही हम उसको साइड में करते हैं, तो मान लीजिए अगर वो यहाँ पे पहुँचा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये, वो यहाँ पे पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट है ये, अगर वो यहाँ पे पहुँचा एक्सट्रीम एंड पे तो डिस्प्लेसमेंट है ये। क्लियर? मतलब मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है, मीन पोजीशन से जो गैप होता है ड्यूरिंग द मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग में तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो बेटा जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तब इसको कहा जाता है ऑक्सीलेटरी मोशन, और जब डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता चला जाता है तब उसे क्या कह दिया जाता है, वाइब्रेटरी मोशन कह दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं आपने एक कोई स्ट्रिप ली, कोई भी मान लीजिए आपने मेटेलिक स्ट्रिप या कोई भी आयरन स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप मतलब पतली सी, मतलब कोई भी रोड टाइप या मतलब नॉर्मल जो पत्ती होती है उस टाइप की ना। और आपने इस मेटेलिक स्ट्रिप को क्या कर दिया, इसको एक तरफ से दीवार में फिक्स कर दिया और इसका दूसरा एंड कर दिया फ्री। अब आपने क्या किया, स्ट्रिप के फ्री वाले एंड को प्रेस किया एंड रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, ये स्ट्रिप जहाँ पे रुकी हुई थी वो क्या थी, इसकी मीन पोजीशन। और जब आप इसको प्रेस करके रिलीज करोगे, मान लो आपने इसको नीचे की तरफ प्रेस किया और रिलीज कर दिया, तो ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना शुरू करेगी। स्टार्टिंग में इस मोशन को क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन, और धीरे 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 उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और लास्ट में कौन सा मोशन बच जाएगा, वो वाइब्रेटरी मोशन बच जाएगा। सिंपल। तो ऑक्सीलेटरी मोशन ही कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है जब डिस्प्लेसमेंट कम हो जाए। तो देखो क्या बताएंगे, इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, if a body moves to and fro or back and forth or back and forth, बेटा या तो टू एंड फ्रो वर्ड यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे, बैक एंड फोर्थ। और क्लियर हो गया ये टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ क्या है। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है और वो यहाँ पे रुकी हुई है, ये जो जहाँ पे रुकी हुई है ये क्या होती है, उसकी मीन पोजीशन होती है। क्लियर? जहाँ पे रुकी हुई है वो क्या है, मीन पोजीशन। और बेटा मीन पोजीशन से एक बार इधर, फिर इधर, फिर वापस, ये इस टाइप का मोशन क्या होता है, इस टाइप के मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। तो क्या बताएंगे, इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, in a fixed time, in a फिक्स टाइम, मतलब बेटा किसी भी फिक्स टाइम के अंदर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, देन इट इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन, देन इट इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। तो हम इस मोशन को क्या कह देंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन बता देंगे। क्लियर?
और फिर अगर डिस्प्लेसमेंट कम होता जाए, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, बॉडी यहाँ तक जा रही है तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से जितना दूर गया, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और एट लास्ट जब डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कम हो जाएगा तो ये मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन ही क्या बन जाएगा, वाइब्रेटरी बन जाएगा। तो क्या बताओगे, इफ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटरी मोशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जितनी दूर हम पहुंचे ना, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो क्या बताओगे, इफ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, इफ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड in oscillatory motion, if displacement or amplitude of oscillatory motion is very small, then this oscillatory motion is called, then this oscillatory motion is called vibratory motion, is called as vibratory motion। क्लियर हो गया बेटा? तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने बताया कि आपका जो मोशन है वो मोशन कितने टाइप का रहेगा, आपका जो मोशन है वो 3 टाइप का रहेगा। पहला क्या बता सकते हैं आप, पहला बता सकते हैं दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा बता सकते हैं आपका सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। और तीसरा बता सकते हैं ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब समझिए बेटा, सिंपल सी बात है, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन तो क्या होता है, अगर कोई पॉइंट मास बॉडी, भाई मान लीजिए कोई भी बॉडी है और वो अपने आप में एक पार्टिकल कह सकते हैं या पॉइंट मास बॉडी कह सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। सेम अगर कोई पॉइंट मास बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है तो उसको कहते हैं आप दैट इज सर्कुलर मोशन, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। क्लियर? सेम इसी तरह आप क्या बताएंगे, सेम इसी तरह कह देंगे ये दोनों पॉइंट तो सेम है, पार्टिकल, पॉइंट मास बॉडी या बॉडी, लेकिन ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में ऐसा नहीं है। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में तो क्या है, बॉडी टू एंड फ्रो मूव करनी चाहिए अबाउट द मेन पोजीशन, ऑक्सीलेटरी मोशन में भी और वाइब्रेटरी मोशन में भी। बस फर्क क्या है, बस फर्क है कि आपका ऑक्सीलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वाइब्रेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर? अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक बार समझ लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए नेक्स्ट आता है, छोटी सी स्टेटमेंट है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। that is frame of reference, frame of reference। एक बार समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। पहले एक बार स्टेटमेंट देखिए, उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बताया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक फिक्स पॉइंट या प्लेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन ऑफ द बॉडी को मेजर्ड करते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द बॉडी मतलब कोई भी चीज़। बेटा आप सिंपल वे में मान लीजिए, सपोज करिए आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और रोड से व्हीकल्स पास हो रहे हैं,
तो आप उन व्हीकल्स की पोजीशन अपने खुद के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने आप में क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड, जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की पोजीशन को क्या किया जाता है बेटा, मेजर किया जाता है। तो क्या बताओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज द फिक्स पॉइंट, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस is defined as a fixed point or a place या तो कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है या कोई प्लेस हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू विच the position of the body is measured. The position of the body is measured. क्लियर? अब समझिए बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो टाइप का बताया जाता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक क्या होता है, नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए क्या बताओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। पहला रहेगा दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज inertial frame of reference, that is inertial frame of reference। और दूसरा रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कह सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझिए, सिंपल सी बात है बेटा, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो या ओबे करे, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा उसको क्या कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। क्लियर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, आपने पढ़े भी होंगे 9th-10th में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करेगा उसे क्या कहा जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो क्या होता है, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसे तो कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर मान लीजिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है और एक्सेलरेटेड उसमें है, तो उसको क्या कहा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेगा, ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये क्या होगा, दिस इज डोंट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
डोंट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर बेटा? तो आप सिंपल बता सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, बॉडी या जो भी वो फिक्स पॉइंट जिसका रेफरेंस हम ले रहे हैं वो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। इसमें क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। वेलोसिटी मतलब क्या होगी, चेंज होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। या फिर सिंपल भी कह सकते हैं, जो न्यूटन लॉ को ओबे करे वो इनर्शियल और जो न्यूटन लॉ को ओबे ना करे वो नॉन इनर्शियल। क्लियर? ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।